जी नज़ीर, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में, और आज भी हमने देखा कि कल वाली जो एपिसोड थी उसकी बाज़गश्त हमें सुनाई दी गई, लेकिन वो अदालतों में सुनाई दी गई। फैसला अब अगले हफ्ते यानी मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे तक जाएगा और फैसले होंगे कि आगे वाली सियासत, अब देखा जाएगा कि पंजाब की स्पेशली सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी। लेकिन कल वाली एपिसोड के बाद बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर हम कुछ रहनुमाओं की बात करें PMLN के, वो भी एग्रेसिव है, PTI के तो एग्रेसिव थे ही, लेकिन कल की मूव पे जो कि चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो लेटर जिसने पूरा की पूरी गेम पलट के रख दी, और उस सभी मोहन सलाई के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। आज मोहन सलाई साहब एक जगह पर मीडिया से बात कर रहे थे, जरा सुनते हैं क्या रहे थे। के हवाले से बात जरूर हुई थी। मैंने शुजात साहब से पूछा था कि आपने कोई लेटर लिखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने लेटर लिखा है और मैंने लेटर में ये लिखा है कि काफ लीग वाले किसी को भी वोट ना दें। ये तो शुजात साहब के अल्फाज थे। उस तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिल है कि परवेज साहब चीफ मिनिस्टर जरूर बने, लेकिन इमरान खान के ना बने। मैंने फिर अभी तो इलेक्शन आ जाएंगे, तो उस पर वो फिर खामोश हो गए थे। उन पर कोई प्रेशर बहुत ज्यादा था कमरे में, जिसकी वजह से उन्होंने माजरत की है। वो कह रहे हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा था कमरे में। अब कमरे में किस चीज़ का प्रेशर था, ये ज़रा प्रोग्राम में बात कर लेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी हवाले से इसकी बात को आगे बढ़ाया है। ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये शिकायत हो रही है कि PMLN को दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन PMLN को दीवार से कौन लगा रहा है? अभी नहीं तो उनको हुकूमत मिली है। फवाद चौधरी साहब भी आज कुछ गरजे, कुछ बरसे, कुछ इल्ज़ामात लगाए। क्या कहा सुनते हैं। फवाद चौधरी साहब इसको एडवेंचर करार दे रहे थे और उंगलियां उठा रहे थे किसी की तरफ। बाद में असद उमर साहब ने भी एक बात की, क्योंकि बड़ी बात हो रही है कि अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो PTI का लाएअमल क्या होगा। क्विक रिव्यू करते हैं। मामला अदालत में है, मामला सब जुडिस भी है, लेकिन बहुत सारे लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पार्लिमानी फैसले अब अदालतों में होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, उन्होंने बड़ी मिच्योर एक गुफ्तगू की और एक नई लाइन दी है। क्या दूसरी पार्टी उसको मानेंगी? सुनिएगा क्या गुफ्तगू कर रहे थे। जी नाज़रीन, ये आपने देखी जो आज दिन भर गुफ्तगू होती रही, उसमें से कुछ अहम चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। अच्छा, जनरल साहब से हम सवाल करेंगे, क्योंकि एक खबर आई है, तमाम ही मीडिया पर यह खबर आई, कुछ जराए से खबर आई कि इस्टेब्लिशमेंट या कोई फौज अपना कोई रोल प्ले करना चाह रही है, या वो प्ले करने का इरादा रखती है कि तमाम, क्योंकि पाकिस्तान इन हालात का, इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मुतामिल नहीं हो सकता, तो उनका कहना है कि एक जगह से, जराए से आई कि जी शायद सबको एक टेबल पे बिठाया जाए, कोई गुफ्तशुनीद हो, अर्ली इलेक्शंस की बात भी हो। लेकिन बाद में ISPR की जानिब से जब कामरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की कि उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने उसको डिनाई किया। जनरल साहब, अब जरा मुझे बताएगा, इससे पहले मैं कुछ सवालों की तरफ जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे पहले ये जान लेती हूँ कि सर इस वक्त कितना जरूरी है, आप ये समझते हैं पाकिस्तान के, बेसिकली तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी, कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो, यकीनन जरूरी है, लेकिन ये कौन करा सकता है? ये जो जराए से खबर चली थी, ऑल्दो के बाद में डिनायल आया, लेकिन इस खबर में अगर सदाकत नहीं है तो क्या सदाकत होनी चाहिए आपकी नजर में? कामरान खान साहब काफी, आपको पता है कि सीरियस एनालिस्ट हैं, और उन्होंने अगर बात की है DG ISPR से, तो इसकी हमें तौकीर करना होगी। वो ऐसे ही बात होगी, और कुछ कराइन ऐसे हैं, अगर आप देखें कि KPK के जो बल्दियाती इंतखाबात, फिर पंजाब में जो इंतखाबात हुए, सिंध में हुए, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये रोल कोई नहीं प्ले कर रहे इस्टेब्लिशमेंट जो है, और जब वो कह रहे हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल है तो ये बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में आप सवाल का एक जो दूसरा हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ, और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, कि देखिए जब कश्ती में सुराख हो रहे हो, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से बहुत शदीद किस्म की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और स्लाइड डाउन लगातार है, एक दिन नहीं रुक रही, तो उसमें यह नहीं हो सकता कि कोई भी अदारा ये कहे कि जी हमें तो कोई फिक्र नहीं है। और ये क्योंकि इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सर्वाइवल से है। तो अगर इस सिलसिले में कोई भी अदारा अगर कोई रोल प्ले करता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, तो वो मेरा ख्याल है कि वेलकम होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि अदारे इस सिलसिले में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस कश्ती को संभालें और इसका सीधा करें पतवार, और इसको सीधा लाइन पर चलाएं। तो इसको मैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं समझता, और ऐसा अगर कोई काम कर रही है कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, तो वो मेरे ख्याल खुश आइंदा है, उसको हमें वेलकम करना चाहिए।
हाँ, पॉलिटिकली किसी की साइड ना लेने वाली बात वो नजर आ रही है। वाकई वो नॉन पॉलिटिकल है, ये अलग बात है कि हमारे लोगों को एतबार नहीं है, हमारे लोगों को आदत नहीं है, तो ये थोड़ी देर में उनको समझ आएगी कि वाकई। और फिर जब नॉन पॉलिटिकल होने का आपने हशर भी देख लिया है कि अगर वो जब नॉन पॉलिटिकल नहीं थे किसी न किसी तरीके से चीजों को बैलेंस आउट कर देते थे। अब ना होने की वजह से आप देखें कि किस तरीके से खाड़े लगे हुए हैं और कैसे कैसे बातें इधर से उधर जा रही हैं। तो पहली बात ये मैं मानता हूं कि वो नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन दूसरी मेरी राय है कि उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सिलसिले में ऐसा नहीं, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। उस सिलसिले में उनको कोई ना कोई बात ऐसी करनी चाहिए जिससे संभाला दिया जा सके। जी अच्छा जर्नल साहब, लेकिन दूसरी तरफ मैं इस पे आपका तज्जिया लेना चाहूंगी। बस एक और सवाल सर, क्योंकि आज जब फवाद चौधरी साहब ने बात की तो उन्होंने जो ये तमाम चीजें हुई, उन्होंने कहा कि ये एस्टैब्लिशमेंट का एडवेंचर है, उसको करार दिया। दूसरी तरफ PMLN भी अब बात कर रही है कि हमसे ये करवाया गया, हमें ये कहा गया था, हमें दीवार के साथ लगाने की साजिश हो रही है, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। यानी चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत हो, दोनों की तोपों का रुख इस वक्त इदारों की जानिब है। तो फिर आपकी वो वाली बात के न्यूट्रल हैं, एपॉलिटिकल हैं, लेकिन क्या लोग एतबार करने को तैयार नहीं है या कोई और इसकी वजूहात है जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी उनको निशाना बना रही हैं? जी, ये सिचुएशन बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से तमाम पार्टियां कोई ना कोई इसका इजहार करती रहती हैं, और फिर आपको पता है कि पब्लिक में भी खासकर सोशल मीडिया में एक बहुत तूफान खड़ा किया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा शाखसाना है एस्टेब्लिशमेंट के पुराने कामों का, और इसका उन्होंने इकरार भी कर लिया है, और उसको कोई दिफा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, और मैं भी उसका दिफा नहीं कर सकता क्योंकि इट वाज सो ऑब्वियस। तो नेचुरली जिसको भी इनके नॉन पॉलिटिकल होने का दुख पहुंचा है वो तो फिर कोई ना कोई बात करेंगे, और वो बातें क्योंकि सब लोग ये कोशिश करते हैं या समझते हैं, ये ख्वाहिश है उनकी कि अब सर वहां से हाथ उठाकर हमारे सर पे रख दिया जाए या वापस उधर चला जाए। तो वो उनकी चूंकि मंशा पूरी नहीं हो रही, और जैसे मैंने कहा कि लोगों को आदत नहीं है, लोगों को एतबार नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट को अपना ये रवैया काफी देर तक नॉन पॉलिटिकल रखना पड़ेगा, तब जाके 3, 4, 5 साल में ये बात वाजे होगी कि बाकी वो नॉन पॉलिटिकल है। और मेरा ख्याल है कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, इसमें टाइम लगेगा, इसमें लोग देखते रहेंगे, इधर उधर के इशारे, चूंकि लोग काम खराब करना चाह रहे हैं। एक साइड बताना चाह रही है कि वो हमारी साथ है एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी साइड बताना चाह रही है कि नहीं जी हमसे दूर हो गई है या उनके साथ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो वाकई न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इस बात को एस्टैब्लिश होने में। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब आपके टाइम का। कोई ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से कबल अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करा देती हूँ। वो अहम 5 सवाल भी हम आपके सामने रख लेते हैं और उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर कानूनदान है शाह खावर साहब। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और उसके साथ साथ राना एहसान अफजल खान, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बल्कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर 5 सवाल आपके सामने रखूंगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और तीनों मोतबर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्विक वो 5 अहम सवाल जो कि आज हमने प्रोग्राम में उठाने हैं वो आपके सामने रख देती हूँ ताकि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। सवाल नंबर 1, शहर इक़्तिदार में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की गूंज, इमरान खान के बयानिए की जीत, क्या सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए इदारों की मुदाखलत नागुज़ीर हो गई है? सवाल नंबर 3, हमजा शहबाज का मुस्तक़बिल क्या, पंजाब की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा? सवाल नंबर 4 है कि मुस्लिम लीग नून नए बयानिए और जारहाना सियासत के साथ सामने आने को तैयार, मज़ामत से मुफाहमत के बाद मुफाहमत से फिर मज़ामत का बयानिया क्या दोबारा चलेगा? सवाल नंबर 5, पार्लिमानी मामलात में अदालतों में ले जाने की रविश के खात्मे के लिए सियासी जमातें कब संजीदा होंगी? ये हैं वो 5 अहम सवाल जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शाह खबर साहब से बात का आगाज कर लेती हूँ। शाह खबर साहब, आखिरी सवाल पहले पे ले आती हूँ कि कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने कहा है कि ये गलत रविश है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। आपको लगता है कि गुरेज करना चाहिए? तमाम सियासी पार्टीज को इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए, ईमान के फासले पार्लियामान में हो ना कि अदालतों में? बिल्कुल, मैं तो मुत्तफिक हूँ इस बात से, क्योंकि जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं तो हर पॉलिटिकल ग्रुप को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अपने हिस्से के लोग मुंतखब करते हैं। कुछ लोग कम वोट लेते हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में उनका अपना हिस्सा होता है। इसी तरह अपोजिशन है, अपोजिशन
जो ट्रेजरी बेंचेस हैं या हुकूमती जमात हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ी जो मजबूत ग्रुप है वो अपोजिशन लीडर का होता है। तो इनमें हमेशा एक वर्किंग रिलेशनशिप का एक माहौल हमेशा से रहता है और रहना भी चाहिए। और बिल्कुल बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जैसे कि हाउस बिजनेस कमेटीज़ होती हैं, नेशनल असम्बली की भी, सेनेट की भी, उसमें अपोजिशन के भी लोग होते हैं, दूसरी पार्लिमानी पार्टी के लोग भी, और ट्रेजरी बेंचेस के भी। वो कम से कम एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो एक रखा होता है उन्होंने कि हमने अगर एक दूसरे की मुखालफत भी करनी है तो उसका क्या स्कोप होगा, किस हद तक हम जाएंगे, और जो हाउस के मामलात हैं वो किस तरह स्मूथली चलेंगे। तो इख्तलाफात तो हर एक के आपस में होते हैं, लेकिन हाउस का बिजनेस को चलाने के लिए मैं समझता हूँ कि एक आपस में एक हम आंगी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और जब वो आपकी हम आंगी नहीं होगी और जब आप एक दूसरे के मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वाज़े तौर पे, चूँकि आइन जो है उसमें तो हर चीज़ का रास्ता मौजूद है, फिर मामलात अदालतों तक जाते हैं, और जब आला अदलिया तक मामलात जाते हैं तो जब वो किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप के फेवर में फैसला आता है वो तो शादियाने बजाते हैं, वो तो अदालत की वाह वाह करते हैं, उनको जो है लाउडली उनको जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरा जो फैक्शन है जिसके अगेंस्ट डिसएडवांटेज में जिसका कोई अगर फैसला आ जाए तो वो उस पर फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। सही। तो इदारों का वकार मजरूह इदारों का वकार मजरूह होता है, क्योंकि पार्लियामेंट मैं समझता हूँ चाहे वो सूबाई पार्लियामान हो या वफाकी पार्लियामान, उसकी अपनी एक हैसियत है। उनका जो है कानून साजी में, आइन साजी में या आइन में तरामीम करने में उनका एक कलीदी रोल होता है। तो इसलिए वो कहा जाता है कि जो सुप्रेमेसी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट जब आपस में अगर नहीं हम मांग होगी और आपस में जब दस्तों गिरबान होंगे तो उसका फैसला तो फिर लाजम है कि वो तो आला अदलिया नहीं कर। जाहिर सी बात है, फिर किसी न किसी ने तो करना है, लेकिन बेहतर है कि खुद ही कर लें। औरंगाबाद बपी साहब, आपसे इस बात का आगाज करते हैं। फाइनली ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद अर्ली इलेक्शंस हो जाए, शायद अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। फिर कहीं से खबरें ये भी चली कि कोई इदारे इंटरवीन करेंगे, आप तमाम शख्सियात को एक टेबल पे बिठाएंगे। बाद में उस इदारे की तरफ से डिनाइल भी आ गया, ऑल्दो कि जनरल नईम लोधी साहब ने कहा है कि डिनाइल बेशक आ गया लेकिन ये वक्त की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं, साथ बैठने के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कि साथ बैठे सियासी जमातें फैसले करें अगला लाएमल क्या होना चाहिए? देखिए बीबी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, और जो ये समझ रहे थे आज से 3 माह पहले दुनिया पाकिस्तान में जितने अरबाब इक़्तिदार है जो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना वो पॉलिटिकल एक जो हमारा जो फैन क्लब है वो खत्म हो चुका है और यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद नहीं, वो तो हमने आज से 4 दिन पहले साबित कर दिया था कि हम एक जमात है। अब आगे पॉलिटिकल विजडम की हमारी तो बहुत बड़ी सिंपल सी शराइत थी कि जी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए और दूसरी इलेक्शन की डेट दे दें। अब इस वक्त अगर किसी जगह पे, ये हमारे नॉलेज में नहीं है बाय द वे, और मैं समझता हूँ ये जो सॉफ्ट किस्म की इंटरवेंशन की बात हो रही है हमारे नॉलेज में नहीं है ये कहां से हो रही है। ऑल्दो हमारी ख्वाहिश जरूर है कि इलेक्शन टाइम पे अक्टूबर में होने चाहिए और चीफ इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए। अच्छा। तो अगर इन 2 मुद्दों पे कोई भी जमात, कोई भी पॉलिटिकल जमात या इवन के जो अरबाब इक़्तिदार लोग हैं वो हमसे बैठ के बात करना चाहें, मोर देन वेलकम टू डू इट। लेकिन इन 2 चीजों के अलावा अगर कोई बात की जाए वो हो नहीं सकता। देखिए, आप जब कभी जमहूरियत से खिलवाड़ करेंगे चीजें खराब होंगी। अब जो कल रात हुआ है वो बेसिकली जमहूरियत से खिलवाड़ था। अगर आपको याद हो आज से 52 साल पहले भी ऐसे किया गया था। उस वक्त भी अवामी लीग को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला था पाकिस्तान में, और जनरल याहिया ने उस वक्त पीपल्स पार्टी को बैक साइड पे अपना अवामी लीग को बैक साइड पे जाते पीपल्स पार्टी को फेवर किया था। हुआ क्या था, पाकिस्तान पेड अ बिग प्राइस, हमारा मुल्क टूट गया। आज कल रात को भी एक ऐसा काम किया गया कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात जिसके पास ना सिर्फ फेडरेशन में बल्कि सूबे, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उसके पास मैंडेट था, लेकिन उसको हुकूमत करने का वो राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था वो नहीं दिया गया। अब आगे होगा क्या? वो ठीक है, वो ठीक है। देखिए, आपकी औरंगाबाद वपी साहब, आपकी जो रिजर्वेशंस हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, वो बड़े वैलिड हैं और होने भी चाहिए बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी। मगर मुझे और बहुत सारे लोगों को इस बात से इख्तिलाफ है कि आप लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, कभी श्रीलंका में जैसे हालात की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के टूटने की भी बात कर देते हैं, फिर आप दोबारा से उस 50 साल 52 साल पहले चले गए कि जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन के बगैर आप अपनी बात नहीं बयान कर सकते। बात सुने, एक चीज ये ना, एक तो जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो कोट करने के लिए होती है और हमेशा तारीख से कौमें सीखा करती हैं। पॉइंट ये नहीं है कि हम बनने जा रहे हैं या बन जाएंगे।
हमारा पॉइंट ये कि आज से 3 फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब ने उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराया था कि अगर आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो जमीन पे आके धड़म गिर जाएगी। तो आज 3 महीने बाद क्या हुआ? जो 6% पे एक मुल्क 2 सालों से या 3 सालों से ग्रो कर रहा है, वो सच साबित नहीं हुआ। डॉलर 180 पे छोड़ गए तो क्या आज वो 240 पे नहीं पहुंचा? इस वक्त महंगाई की जो रेशियो वो 32%, 32% पे नहीं है। सो द पॉइंट रिमेन्स कि अगर आप इस तरीके से बंद कमरों में बैठ के डिसीजंस करेंगे और डिक्टेशन करेंगे, अब हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए अगर इंटरवेंशन होगी तो उसके रेपरकशंस तो आएंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और राना एहसन अफजाल साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले तलाल चौधरी साहब का एक शॉट है, वो मैं सुनाना चाह रही हूँ, जरा सुनिएगा, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वही रवैया अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। 3 दफा हमें धक्का दिया गया, एटमी धमाका किया, हमें धक्का दे के आपने जलावतन कर दिया, सीपेक किया, आपने धक्का दे के नाहिल कर दिया। आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की सजा हमें यह दी जा रही है कि हमें हमारी सियासत को आप फिर धक्का दे के कुएं में गिरा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए। राना एहसान साहब, ये कौन सी नई मुस्लिम लीग नून होगी और ये धक्के कौन दे रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं जरा करेक्शन कर दूं। बप्पी साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा जी इकोनॉमी खराब हो रही है। ये इतना झूठ बोलते हैं, इनको याद नहीं रहता कि इनका क्या बयानिया था। इन्होंने, इमरान खान ने कहा था कि आलमी साजिश से सारे लोन माफ हो जाएंगे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। अगर हम रहेंगे तो फिर जो है मसाइल पाकिस्तान के लिए बनेंगे, ये भूल गए। दूसरा, आज हम ये भी भूल गया, मीडिया भी भूल गया कि वो 40 करोड़ रुपए की जो खरीदारी थी वो कहां गई। तो ये झूठे बयानिए जो बनाते हैं कि एक्स और वाई जो है वो इलेक्शन मैनिपुलेट करेगा, ये सारा इनका प्रोपेगेंडा है। दूसरा, इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। क्यों तब्दील कर दिया जाए? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई जब आप दस्का के अंदर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है तब्दील कर रहे थे, क्योंकि अब आपका फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, इसलिए तब्दील कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये मैं चीजें जो है वो करेक्शन करना चाहता था। ये तारीख के जितने मर्जी आपको एग्जांपल्स दें, इनको इसका हाजिर तो कम से कम दिखा दें। दूसरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें 25 लोग ना अहल हुए कि उन्होंने पार्लियामानी डायरेक्शन फॉलो नहीं की, तो आज भी वही मामला है कि चौधरी शुजात जो पार्टी के हेड हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी है अपनी पार्टी को। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें कि इमरान खान साहब डायरेक्शन दे पार्टी को। देखिए, एक मिनट, मुझे मिसाल देने दे कि इमरान खान साहब पार्टी को डायरेक्शन दे कि आपने इस तरीके से चलना है और शाह महमूद कुरैशी साहब कहें नहीं हम इस तरीके से चलेंगे। तो ये इतनी ही सिंपल बात है। तो ये इसके ऊपर बेइंतहाशा पहले भी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि पार्टी हेड का क्या रोल होता है और कैसे चलेगा। दूसरा, हम समझते हैं कि जिस सर मामला ये है। अच्छा, अब एक सेकंड राना एहसान साहब, ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये तो आपने आज अदालत में बताना था, जो कि डिप्टी स्पीकर ने जाके बताना था, और अदालत ने यही सवाल सारे किए थे। आपके डिप्टी स्पीकर वहां पे पहुंचे नहीं, आपके उनके जो वकील थे वो तैयारी से नहीं गए थे, उन्होंने वक्त मांगा। तो ये तो सब जुडिस मैटर है। सुनिए, ये तो सब जुडिस मैटर है जो मंडे को तय हो जाएगा या ट्यूसडे को तय हो जाएगा। तो ये दलाइल आपने या आपके वकील ने या डिप्टी स्पीकर की वकील ने अदालतों में देने। मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूं कि आपको क्या जरूरत पेश आई कि नई मुस्लिम लीग के तौर पे आप सामने आएंगे, जारियाना रवैया अपनाएंगे, और कौन आपको दीवार से लगा रहा है? उसकी वजह यह है कि यहाँ एक ऐसी जमात है और उसका ऐसा सरबराह है जो इंस्टीट्यूट्स को धमकियां देता है, जो गाली गलोच करता है, जो प्रेशर बिल्ड करता है, जो बुली करता है इदारों को और अपने फैसले अपने मर्जी के लेता है। अगर इसी तरह यहाँ इंसाफ मिलना है, अगर यही इंसाफ का पैमाना है कि जो जितनी बड़ी बदमाशी करे, जितना मर्जी इंस्टीट्यूट्स को गंदा करे, तो उसको उसके मुताबिक फैसला मिल जाए, तो फिर शायद हमें भी यही रास्ता इख्तियार करना पड़े। क्योंकि हम सर, आपने ये किया है, माजी में आपने ये किया है, जब आप अपोजिशन में थे आपने ये किया है। अच्छा चले, आप ये तो बताने को तैयार नहीं है अभी कि आपको धक्का कौन दे रहा है। ठीक है, तो मैं जरा शाह खबर साहब की मदद लेती हूँ। शाह खबर साहब, अब पीएमएलएन का ये बयानिया, वो कहते हैं कि जी हमें धक्का दिया जा रहा है तो हम मजबूर हैं कि हम भी उसी तरह सामने आए। ये टोन ऑपोजिशन करे, कोई भी ऑपोजिशन हो, वो तो समझ में आती है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ये टोन इस्तेमाल कर रही है तो वो किसकी तरफ इशारा कर रही है? देखिए नादिया, मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी पहले बात की कि जब ये मामलात पार्लियामेंट के और सियासतदानों के वो आपस में तय नहीं होंगे तो अदलिया के पास जाएंगे।
अदलिया ने अपनी दानिश में, अपनी दानिशमंदी में या आइन और कानून को जो है उसकी तशरीह करने के बाद एक के हक में फैसला करना है। तो जिसके हक में फैसला होगा वो तो उसकी खुशामदीद कहेगा, जो जिसके मुखालफ होगा तो वो तो जाहिर है कि वो तो फिर उसके ऊपर तनकीद करेगा। तो यही एक वजह है, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी मौजूदा मसला बना है डिप्टी स्पीकर की कल की रूलिंग के बारे में, जो एक 3 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, आज मैं देख रहा था कि बल्कि कल भी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एहसन बून, उन्होंने अपने कुछ तज्जियों में भी और अपना उसमें उन्होंने मुतालबा भी किया कि चूंकि वो जो 63A वाला जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जिसके जवाब में ऑनरेबल 5 रुकनी बेंच ने, वो भी थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ भी था, उसमें उन्होंने जो एक फैसला दिया था कि जो डिफेक्टेड रुकन है वो जब वोट देगा तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो वो ये एक मुतनाज़ा इशू था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है। और ये जो डिप्टी स्पीकर की जो तोजी थी वो भी उन्होंने बारो की थी। वो अलग बात है कि वो उसको किस हद तक समझ सके या नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने हवाला उसी जजमेंट का दिया है। ठीक है, वो तो ये तो अदालती मैटर है। मैं गुजारिश करूंगा, बात ये है कि इस तरह की जो मुतनाज़ा बनने से बचने के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब PMLN के टोनर जो है ना, टोन और टेनर में जो है वो जो फर्क आ रहा है या वो जो एग्रेसिव हो रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने एटमी धमाका किया, हमें जिला वतन कर दिया, हमने सीपैक लेकर आया, हमें लगा दिया, लेकिन तो ये अदालतों ने तो नहीं किया। मैं आपको ये गुजारिश करता हूं कि उसमें साहिब राय यही होगी कि चूंकि ये इंपॉर्टेंट हसास किस्म के आईनी मसाइल हैं, इसके ऊपर जो फुल कोर्ट जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो तश्कील दे। वो अपनी दानिश में जब एक कलेक्टिव जुडिशियल विजडम सामने आएगा तो मेरा ख्याल है कि किसी को भी कोई उस पर उंगली उठाने की कम से कम जो है वो गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं इसी को जरा ऑनाबाद बप्पी साहब से पूछ लूं। ऑनाबाद बप्पी साहब, अगर PMLN का ये बयानिया है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये उनका राइट है, और इसका मतलब ये है कि वो इस बेंच पे अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे? और अगर आपकी नॉलेज में हो कि ये किससे एड्रेस किसको कर रहे हैं कि जी हमें धक्का दिया जा रहा है और हमसे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़वा दिए गए। ख्वाजा साद रफीक साहब कल कह रहे थे कि हमसे सख्त फैसले करा दिए गए। उससे पहले में खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान भी याद है। तो यानी कि हुकूमत हो या अपोजिशन को तोपों का रुख एक ही जानिब। बीबी, ये जो रविश है नून लीग की, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे आज से 1 साल पुराना देख लीजिए कि जिस वक्त गुजरांवाला में स्पीच हुई थी मरीम नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया था लाइव, वो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, वो सारी कौम के सामने है। वो कहते हैं ना, गुड कॉप बैड कॉप की जो स्ट्रैटेजी थी नून लीग का पुराना रवैया कि इस वक्त शहबाज शरीफ आपको खामोश नजर आएगा और पूरी नून लीग इस वक्त फायर उठा के, बंदूकें उठा के फायरिंग रेंज में लेके आ जाएगी और किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं बख्शने लगी। आप ये जो एहसान साहब फरमा रहे थे, आप पिछले 3 माह में, हम 10 मार्च को हमारे खिलाफ तहरीक स्टार्ट हुई थी, 10 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट को डीरेल किया गया साजिश के नतीजे में। आप 10 अप्रैल से लेके आज इस वक्त जुलाई की 23 तारीख हो चुकी है। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक बयान चला दे जिसमें उन्होंने थ्रेट किया हो। उन्होंने हमेशा ये बावर कराया कि मैंने उनको कहा कि हुजूर इस साजिश को रोकिए, ना तो मुल्क तबाह हो जाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि ये जो इंटरवेंशन हो रही है मुल्क में, उस सियासी बेइस्तेकामी की वजह से मईशत डीरेल हो जाएगी, हमारा पूरा पाकिस्तान का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये वो बावर कराते रहे कि थ्रेट कभी भी ना उन्होंने किया है, हम करते रहे। जुडिशरी के फैसले हमारे खिलाफ भी आते रह गए। अदालतें रात को हमारे खिलाफ भी लगी थी, यानी कि 10 अप्रैल को रात को 12 बजे अदालत लगी थी। तभी आपने हमारी जबान से उस अदलिया के खिलाफ या उन जजों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी। हमारा पॉइंट यह था कि हमारे साथ ज्यादती की गई है, हमें उसमें, और एंड पे हमने कहा क्या कि आप जनरल इलेक्शन करा दें, हमें कोई एतराज नहीं। आज भी यही पॉइंट है कि अगर इतना बड़ा एक यानी कि एक इशू बन चुका है पॉलिटिकल, एक बहुत बड़ा यानी टर्मोइल है, तो उसका हल एक इलेक्शन है। तो फिर चिपके रहने की वजह क्या है? मैं अभी एक टॉक शो देख रहा था, अभी रास्ते में बैठा हुआ गाड़ी में आते हुए, तो उन्होंने कहा जी आपने तो भी यही किया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, हमारी डिप्टी स्पीकर रूलिंग और इनकी डिप्टी स्पीकर रूलिंग में बड़ा फर्क है। हमारी रूलिंग के आने बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जब रीइंस्टेट हुए थे, आधे घंटे के अंदर उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी थी। उन्होंने कहा जी फेयर इनफ, मैंने नहीं चिपका रहना इस हुकूमत के साथ, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं। परसों जो इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया, उन्होंने कहा है कि उसके बाद अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आ गया या कुछ गलत हो गया पंजाब के हवाले से,
तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी, मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। उनका जो ट्रांसक्रिप्ट था उनकी तकरीर का, वो पैमरा ने मंगवा भी लिया और उस पर फिर अब मेरा ख्याल है अब कोई एक्शन हो या नहीं हो, लेकिन ये भी थ्रेटनिंग है कि मेरे हालात, मेरे कंट्रोल में हालात नहीं होंगे और फिर कोई मुझसे ना पूछे, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फिर श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये थ्रेट्स नहीं है। नहीं, कल रात को उन्होंने स्पीच की थी, परसों रात को तो ऑब्वियसली अदलिया में मामला गया ही कोई नहीं था, क्योंकि परसों रात तक तो हमारे ऑब्वियसली खान साहब खुद लाहौर में थे और हमारी तमाम की तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी एमपीए, उनसे वो खिताब कर रहे थे। तो हमें तो चौधरी शुजात के खत का तो वो मेरे ख्याल में दोस्त मजारी ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने जेब से निकाला। ना उनकी अपनी पार्टी को पता था, काफ लीग वालों को, ना परवेज इलाही साहब को पता था, और सबको सामने से। तो ये अदलिया में जाने वाला मामला तो कल रात को क्रिएट हुआ। परसों जब वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज से 3 माह पहले भी यही हुआ था। अब इस वक्त फिर मैं अवाम का मैंडेट लेके पंजाब में आ चुका हूं, यानी कि इस वक्त हमारे पास 186 मेंबर उस वक्त उनके सामने बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास मैंडेट है, मेरी जमात के पास मैंडेट है, काफ लीग हमारा कैंडिडेट है, परवेज इलाही ने सीएम बनना है। आई होप कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसकी वजह से जमहूरियत में कोई अप एंड डाउन आए, और अगर ऐसा हुआ तो उसके नुकसानात, उसके रेपरकशंस होंगे। ये पॉइंट, इस पे कौन सा थ्रेट है? और वैसे आपस की बात है, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी यही है ना, आप इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीत के आके हुकूमत बना ले, लेकिन अगर आपको हुकूमत ना बनानी जाए चले, तो ठीक है, ठीक है। मैं एहसान साहब से बात करने दें, एहसान साहब से बात करने दें, उनको हमेशा ही टाइम कम मिलता है, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा एहसान साहब, एक तो ये कि इस पे आप अपना कोई टेक देना चाहें तो प्लीज, और प्लस ये कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि जो पीटीआई का मैंडेट था, मुझे तो समझ में पर्सनली ये भी नहीं आई कि जब 17 को इलेक्शन अक्सरियत उन्होंने हासिल की सीट्स की, तो बड़ा अच्छा एक वार्म वेलकम, एक वार्म जेस्टर, वेलकमिंग जेस्टर आप लोग की लीडरशिप की तरफ से आया। फिर ऑल ऑफ अ सडन उनका जी मैंडेट है, हार जीत होती रहती है, हम इसको तस्लीम करते हैं, इसी तरह आगे बढ़ा जाता है। बट 22 जुलाई को ऑल ऑफ अ सडन इसके ऑपोजिट हो गया, उस मैंडेट को आपने तस्लीम करने से इनकार कर दिया और नई नई चीजें सामने आ गई। तो ये मैंडेट तस्लीम करने वाली मैच्योर पॉलिटिक्स हम कभी देखेंगे? देखिए, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी डायरेक्शन है अपनी पार्टी को कि परवेज इलाही की चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेसी पीटीआई के सपोर्ट के साथ मैं इससे एग्री नहीं करता, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। तो ये विद इन एक पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा क्लियर है, पार्टी हेड की डायरेक्शन आ गई। उसके बाद कौन सा मैंडेट है इनके पास? 60 और ये कह रहे थे कि हर स्पीकर ने, वो इनके स्पीकर ने तो आइन शिकनी की कि एक मफरूजे के ऊपर जो किसी कोर्ट से साबित नहीं हुआ था, नो कॉन्फिडेंस को रद्द कर दिया गया। ये आइन शिकन है, और इनके वजीर आजम और सदर भी। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को बेसिस बनाते हुए, जिसके ऊपर 25 जो मुनहरफ अराकीन है उनको डी-सीट किया गया और कहा गया कि इनके वोट नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्टी हेड की पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट हैरान है कि हमने ऐसी कौन सी डायरेक्शन दी थी जिसको बेस बनाया, हमें लाके तो दिखा दे, उनको लाके नहीं दिखाई जा रही। जी वो डायरेक्शन है जिससे 25 वोट काउंट नहीं हुए, वो डायरेक्शन है। दूसरा, मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो पार्लियामानी लीडर के बात की जी, पार्लियामानी पार्टी, पार्लियामानी लीडर तो आप छोड़ देना, अगर पार्लियामानी लीडर के ऊपर आप आ जाएंगे पार्लियामेंट्री लीडर के ऊपर, तो वो तो 25 निकल आएंगे और फिर जो पार्टी हेड है वो उनको संभालता फिरेगा। तो ये कहानी पाकिस्तान में ना किसी ने सुनी, ना अब कोई सुनेंगे। अगर ये करेंगे तो कोर्ट एक तरीके से अपने फैसलों पे यू टर्न लेगी, जो कि एक मजाक बन जाएगा और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है। चले, ये आपकी जाती राय यकीनन हो सकती है। जी देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि अब मुझे कोई अगर बता दे, कोई मुझे बता दे, क्या आप मरियम साहबा कहती थी मज़ामत होगी तो मफामत होगी, मफामत हो गई, अब क्या हुआ? मफामत से मज़ामत तक का सफर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ तरफा फैसले होंगे, अगर कोर्ट जो है वो सिंगल बेंच 5 खवातीन की मखसूस नशिस्तों को जो है वो ईसीपी को रद्द करके उनको इजाजत दे देगी, हम लोग इंटर कोर्ट अपील फाइल करें, उसकी सुनवाई ना हो, तो यहाँ सवाल उठेंगे बिल्कुल। अगर आप 8 साल फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ना करें, और यहाँ ये तब भी सवाल उठेंगे, एक मिनट, सवाल उठेंगे अगर आप तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को 5 साल के लिए नाअहल कर दें और यहाँ एक आदमी पूरे अदारे को गाली गलोच करता रहे, हर लिहाज से कहे कि इस बंदे को तो मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में नहीं कि अदारे को गालम गलोच और तौहीन अदालत हुई थी दानियाल के खिलाफ भी और तलाल के खिलाफ भी। लेकिन एक चीज,
आज जो ये मरियम नवाज साहबा बात कर रही हैं, लेकिन वो ये बात भूल रही हैं कि वो इस वक्त अगर इस वक्त आजाद शहरी के तौर पे रह रही हैं तो वो जमानत पर है। इन्हीं अदालतों ने उनको जमानत दी हुई है तो वो बाहर है। इन्हीं अदालत ने उनके वालिद साहब को एक एक्सेप्शनल केस के तौर पर एक बीमार शख्स के इलाज के लिए उनको मुल्क से बाहर भेजा, जो कि पुरानी मिसालें नहीं है। तो ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा और इसी अदालत ने मियां नवाज शरीफ को, सर जो बात कर रही है वो खुद जमानत पे है, वो जमानत पे रहा है, उसी अदालत ने उनको जमानत दी है। यही शहबाज शरीफ साहब पे केसेस नहीं चल रहे इन्हीं अदालतों ने, और यही कोर्ट है जिसने। अच्छा मुझे जरा शाह खबर साहब से जवाब लेने दे। शाह खबर साहब को एक रिस्पॉन्स प्लीज। देखिए बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अदालतें जो है ना, मैं आपको बताऊं, अदालतें किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती। अदालतों ने फैसले जो है वो आइन और कानून और वो जो केस की जो नोयत होती है उसके हिसाब से करना होता है। उन्होंने कोई आवाम से ना वोट लेनी है, ना उनको कोई पॉपुलैरिटी का कोई ऐसा शौक होना चाहिए। तो मुख्तलिफ फैसले जो है वो पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केसेस के मुताबिक अदलिया जो फैसले करती है, तो वो तो जाहिर है कि फिर जिसके खिलाफ होगा तो वो तो उसके इतराज करेगा। मैं ये कहता हूँ कि यही अदालतें हैं, मैं आपको बताऊं कि वो आइन और कानून के मुताबिक ऐसे फैसले भी करती हैं जो कि इदारों के लिए और रियासत के लिए बेहतर होता है। उसमें कोई नाराज हो या खुश हो, उससे उनको कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच शाह खबर साहब, आपका भी शुक्रिया, उसके साथ साथ एहसान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त मेरा खत्म हो गया है। सिर्फ मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि आज मरीम नवाज साहिबा जो बात कर रही हैं कि ये फैसले हमें ना मंजूर और ये अदालती चीजें हमें ना मंजूर, तो वो ये ना भूलें कि इसी अदालत ने उनको इस जमानत पे बाहर रखा हुआ है और इसी अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा हुआ है। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए।